संभाल लेंगे यूट्यूब। नहीं, इन लोगों की स्कूल वाले चैनल पे कर दें। कोशिश करते हैं स्कूल वाले चैनल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे भी सर अगर हम करेंगे ना, डायरेक्ट इसमें जाएंगे ना सर, गो लाइव में, जी जी। तो इसी से कर दो आपको ठीक है, जो भी ठीक है। करना है। कोई नाम वाम चेंज मत करो, यहाँ सामने इसे रख देंगे ना तो ये पूरा लाइव हो जाएगा। चलिए ओके ठीक है। हाँ बेटा, ये आप लोग क्लास 10th 12th और इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम, जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अपना बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर सके, हम लोग बहुत अच्छे से अपना 100% देते हुए मार्क्स किस तरह से बहुत ज़्यादा लेकर आए, इसके बारे में हमने आज स्पेशली ये मीटिंग रखी है। हम लोग नियर अबाउट 40 हो चुके हैं ना। तो ये जो हमारे सरल हिंदी ग्रुप के जो लास्ट ईयर टाइम के 10-12 के बच्चे थे, वो अगर हैं तो अपना मैसेज के माध्यम से हमें बता दें कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम, हाँ जी, क्लास 10th और 12 की एग्ज़ाम के लिए हमने जो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मीटिंग की थी, वो वाले बच्चे। यस, ये गुरप्रीत लुबाना कहाँ से हैं? गुरप्रीत लुबाना, गुरप्रीत लुबाना आईडी कहाँ से है? ये इनको आवाज़ आ रही है तो अपना माइक ऑन करके बताएं। ओके, नंदिनी साहू केवी राजगढ़ से बेटा। नंदिनी साहू, यस सर। हाँ मुझे पता तो चले कि कौन कौन बच्चे हैं और कौन टीचर जुड़े हैं। ये 26 नम्रता कौन है बेटा? 26 नम्रता, आप कौन है, कहाँ से हैं? अगर आप अपना परिचय नहीं देंगे तो हम कैसे आपको प्रेजेंट मानेंगे बताइए। हम रिम्यू कर देते हैं फिर। कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं। अभिषेक शिल्पी, हु आर यू बेटा? अभिषेक शिल्पी कौन है? जो लोग भी जुड़े हैं। हेलो सर। हाँ बेटा, आप कौन है, कहाँ से हैं? सर मैं आईपीएस गंज वासुदा। ओके, वेरी नाइस। आपके यहाँ प्रिंसिपल कौन है आईपीएस में? सर रामकृष्ण रघुवंशी। अच्छा अच्छा, पहले भी यही थे ना। आनंद चौहान कौन है, जल्दी से बताओ। आनंद चौहान। अंशुमान कुशवाहा, जो जहाँ से हैं वो इमीडिएट या तो मैसेज बॉक्स में डाल दे। अर्शी मैडम है, अरविंद सर है। ब्यूटी सिन्हा, आप कहाँ से हो बेटा? राजस्थान। सर अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, यस यस, तुम्हारे साथ बहुत बात हुई है पहले भी। भूवी आड़ा यहीं से। दिनेश माशरा कौन है बेटा? दिनेश माशरा। यस सर, राजस्थान से हूँ सर। कौन से, केवी से हो क्या? यस सर, केवी जालीपा। अच्छा, केवी जालीपा के। ओके ओके ठीक है। ओके बेटा। ये डॉक्टर आरसी सेन कहाँ से हैं? डॉली चौहान। मनप्रीत कौर। डॉली चौहान कहाँ से, पता नहीं है। सर राजगढ़ से माही चौहान। हाँ अच्छा, कौन से स्कूल से हो? सर केवी। ओके ओके, तुम 10th में हो या 12th में हो? सर 12th में। ओके, गौरव धामू। ये सर केवी अंकलेश्वर 12th क्लास। वेरी नाइस। मनप्रीत कौर कहाँ से हैं?
मनप्रीत कौर, मोहित चौहान, नवल सिंह राजपूत। मैं जिनको जान नहीं पा रहा हूँ केवल उनके नाम ले रहा हूँ, बाकी तो सभी का पता है। नितेश पावक, रमेश यादव जी कहाँ से हैं? KVIIM लखनऊ। वेरी नाइस। रीनू सैनी हो गया लाइव? सर KVT ब्रिगेड। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया गुड। इसका वो शेयर कर दो लिंक, है ना? ओके थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा 35-40 लोग ज्वाइन है, बाकी बहुत सारे यूट्यूब लाइव के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं। अभी काफ़ी हम लोग लेट हो गए हैं, हम शॉर्ट में बात करेंगे और इसके बाद एक और बड़ा सेशन थोड़ा अच्छी तरह से हम सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश करेंगे दिन में, कि आप लोगों का जो सूटेबल टाइम होगा उसमें। देखो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे क्लास 12th की हो या 12th की हो, और या 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, लेकिन किसी भी एग्ज़ामिनेशन को अगर हम बहुत अच्छे अंकों से पास करना चाहते हैं, होता क्या है कि जितनी तैयारी हमारी है और उस तैयारी में से जो क्वेश्चंस आए हैं उसका जो बेस्ट एफर्ट हम कर सकते हैं, जितने अच्छे मार्क्स उस तैयारी में ला सकते हैं, कई बार वो मार्क्स हमें नहीं आ पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हम इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि बाकी क्वेश्चंस जो हमें अच्छी तरह आते थे उनको बराबर समय नहीं दे पाते हैं, और समय नहीं दे पाने की वजह से हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है कि क्वेश्चन छूटने के बाद जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो डिप्रेशन टाइप स्थिति हो जाती है, या उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुकते हैं कि मेरा तो क्वेश्चन बिगड़ गया। और इतने सारे, एक बच्चे ने 60 मार्क्स के छोड़ दिए जो टॉपर था। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे IAS के लोग, IPS की एग्ज़ामिनेशन देने वाले या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले, उनके डिस्क्रिप्टिव का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो सॉल्व करते हैं, उसके कुछ अनुभव, और बहुत सारे हमारे स्कूल के टॉपर्स जो 95-96% ऑलरेडी ला चुके हैं और अनेक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके अनुभवों को सबको मिला करके हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए आपको इतना तो पता है कि ये एक अच्छी चीज़ भी है हमारे लिए कि 3 घंटा क्वेश्चन पेपर को हल करने का होता है अगर वो फुल पेपर है। अभी आपका 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स मिलेंगे। इतना सब आपको पता है बेटा? ये तो पता है ना आपको कि कितना समय मिलने वाला है? हाँ यस, आप मैसेज बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। यस सर। इसके अलावा आपके पास 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स का में आपको जो करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करने के लिए होते हैं। तो मान लीजिए आपके 14 क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, हम 14 को मान लेते हैं, या 12 क्वेश्चन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप रेशो सेट कर लेना। मान लो 12 क्वेश्चन है और हमारे पास जो समय दिया है वो है 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स। तो एक क्वेश्चन को अगर सभी क्वेश्चन को बराबर समय दिया जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स रहेगा। ठीक है, अब ये बताइए कि ये अगर सभी को बराबर हमने 10 मिनट्स दे दिया तो जिस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से हल करना आता था, जिसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। कुछ मैसेजेस 2 लोगों से डिस्टर्बिंग टॉक्स कर रहा हूँ, उनको हटा दीजिए। हाँ मुझे नाम बता दो ना। मान साहब। हाँ ये बेटा मैं अपनी बात शुरू करने ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ गलत सलत मैसेज ये बच्चे डाल रहे हैं तो इनको मुझे पहले या तो हटाना पड़ेगा। ये मान साहब करके कौन है?
कोई भी बच्चे, अगर आप लोग यहाँ जुड़े हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है। हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम इन सब चीज़ों को देख पाएँ, लेकिन जो हमारे साथी है वो बता रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं कि ये जो कुछ, ये एक तो मान साहब को मैंने हटा दिया, और कौन है? सिद्धू सिंह। सिद्धू सिंह खुद लेफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरों का समय वेस्ट करने की बजाय अपनी होशियारी मत दिखाइए। सिद्धू सिंह को मैंने हटा दिया, और कोई है? कोई भी पार्टिसिपेंट अगर कोई फालतू मैसेज भेजेगा तो उसे इमीडिएट न केवल हम हटा देंगे, बल्कि उसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम में कर देंगे। वो आपने जिस सिस्टम से भी आप जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम से आप अभी ये सरला केडिया कौन है? तुरंत अपना परिचय दीजिए, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि कुछ गलत लोग भी जुड़ रहे हैं। ये देखो कौन जुड़ा है, सरला केडिया नालायक। अब किसी को अब ऐड नहीं करना है। चलिए ठीक है, हम अपनी बात कर रहे थे, आप बस चेक करते रहो मैसेज, है ना। कोई भी गलत सलत अगर मैसेज, अब हम किसी को ऐड भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं केवल उनके लिए बात करेंगे। ओके, हम बात कर रहे थे मैसेज। अभी कोई भी अगर आएगा तो मैं उनको ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ, वो यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। सर यूट्यूब लाइव की लिंक अपन शेयर कर सकते हैं, तो उन ग्रुप में शेयर करते हैं। कर चुके हैं ना, ठीक है ना। हम किसी को भी अब ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, इनको डिनाई कर रहे हैं बस। चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये मुश्किल है कि उनमें से कौन गलत है कौन सही है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन पेपर आप लोग जिसको हल करने जा रहे हैं, अगर उसमें 12 क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम 120 मिनट का है। अब इन 12 क्वेश्चन में से आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सबसे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, लेकिन उन 12 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपने बहुत अच्छे से उनकी तैयारी की होगी या वो आ गए होंगे, और आप जिनका आंसर बहुत बेटर वे में बहुत अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए कि अगर आप जिन क्वेश्चन का आंसर्स बहुत बेहतर तरीके से एक्सीलेंट वे में दे सकते हैं, उन क्वेश्चन पर आप सबसे पहले स्टार का निशान बना लीजिए पढ़ते से इमीडिएट। 12 क्वेश्चन में से अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप स्टार या हैश का कोई निशान बना लीजिए। ये जो पहले 15 मिनट है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग से पहले के, और ज़रूरी नहीं है 15 मिनट लगे, आप ये काम 5-7 मिनट में भी हो सकता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप हल तो कर सकते हैं, आपको आंसर तो आता है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यानी आप उसमें परफेक्ट नहीं है, एक्सीलेंट वे में नहीं, लेकिन ठीक है आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप ज़रूर उनके बारे में लिख पाएंगे। तो आपने पहले जिन क्वेश्चन पे स्टार हैश लगाया, इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जिनको आप हल कर सकते हैं, उन क्वेश्चन पर आप केवल एक टिक का निशान लगा लीजिए, राइट का निशान लगा दीजिए। इसका मतलब है कि आपको वो हल करना है। आपको जो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, अच्छा सुमन मैडम भी आए, ठीक है, आपको वे प्रश्न जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं, आपने स्टार या हैश का निशान लगा लिया। अब ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आपको मालूम है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से उतने एक्सीलेंट वे में मालूम नहीं है, जिनका आपने अभी 3-4 का निशान लगाया, तो इन क्वेश्चन पे आप सिंपल टिक का निशान लगा सकते हैं।
ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डेफिनेटली जिन पर आपको आंसर तो आता है लेकिन आप कंफर्म नहीं है, कुछ न कुछ डाटा में, फैक्ट में या उसका कुछ पॉइंट्स में आपको आधा अधूरा ज्ञान है और पूरी तरह से आप कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप कोई एक निशान बना लीजिए। मान लीजिए आपने अंडा बना दिया या 0 का निशान बना दिया उनके क्वेश्चन पे। ये 3 टाइप के होंगे, 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। और इसके अलावा कोई कुणाल सिंह करके है, इसका मैसेज देखना, अगर आए तो इमीडिएट बता देना। ये वो मान करके आ रहा है, इसको तो ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ, है ना। इसके अलावा बेटा डेफिनेटली कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चन सरल है तो भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर उसे आता ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका वो लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना ही है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 2 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं सर, देखो, कमल दांगी और मयूरी नायक, है ना। कभी गलत नाम से भी आ जाते हैं ना, इमीडिएट मैसेज देखना है। ये अंशुमान कुशवाहा, अच्छा चलिए ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से क्या बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप उन पे सीधा क्रॉस का निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब आपके पास 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस पे आपने मार्क कर लिया 5 से 7 मिनट के अंदर। तो आपका पहला जो मार्क्स किए हुए क्वेश्चन है वो है जिस पर आपने स्टार या हैश लगाया है, जो एक्सीलेंट वे में आप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन वे है जिन पर आपने टिक का निशान लगाया है, जिनका आंसर आपको आता है लेकिन बहुत एक्सीलेंट वे में आप कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपका ऐसा कोई क्वेश्चन भी है, ऐसे भी क्वेश्चन है कि बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं ज्वाइन करने वाले। इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन है जिन पे आपको डाउट है लेकिन आप उनका थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, और लास्ट में वो क्वेश्चन हो गए जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका जो मैंने अनुभव किया है दूसरों से, जो एक्सीलेंट लोगों से है, टॉपर्स रहे, उनसे सीखा है। और इवन जो IAS की कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में, विकास दिव्य कीर्ति, शायद यही नाम है उनका, दृष्टि कोचिंग वाले जो दिव्य कीर्ति सर है, उनके बहुत सारे व्यूज़ मैंने देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उसको मिक्स करके मैं आपको कुछ चीज़ें जो अपने अनुभव की हो बता रहा हूँ। जो पर्सनली अनुभव के साथ साथ जब कापियाँ चेक की जाती है आपकी, तो उस समय भी ध्यान में आती है। हम लोग जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल है या सिटी कोऑर्डिनेटर रहते हैं या और अदर कोई काम CBSE का बड़ा हेल्ड करते हैं, तो हम लोगों को जब क्वेश्चन ये कॉपी जब चेक होती है तो कॉपी चेक करते समय हम लोग सामने बैठते हैं और जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं जिनको एक कॉपी चेक करने पर 15-20 रुपये 30 रुपये तक मिलता है, अभी शायद बढ़ जाए, तो वो सामने बैठे रहते हैं कॉपी चेक करने के लिए। और हमारा काम रहता है कि उनमें से किसी भी कोई एक कॉपी, एक बंडल में से 2-3 कॉपी हमें कंपलसरी उसको पूरी चेक करना है, देखना है कि वास्तव में किस तरह से मार्किंग की गई है ना। तो उस मार्किंग करने समय किस टाइप से मार्किंग की है, और जो कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर्स रहते हैं उनका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या एप्टीट्यूड रहता है, और वो किस तरह से अंदाज़ लगाते हैं बच्चों के बारे में और किस प्रकार से कॉपी चेक करते हैं। तो वहाँ कैसे कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है, वो बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब आपने क्वेश्चन को क्लासीफाइड कर लिया, 4 तरह के क्वेश्चंस जो है आपने छांट लिए हैं, टिक कर लिए हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आप उस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा समय देंगे, आप उस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा समय देंगे जिस क्वेश्चन को आपको हल करना बहुत अच्छी तरह से एक्सीलेंट वे में आता है।
ये कोई वर्षा पवार करके इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ, देखना ये गलत नाम से तो नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनको मैं ज्वाइन करवाने जा रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि देखिए। लेकिन ये अंकिता सिंह को नहीं करवा रहा हूँ, जिनका फ़ोटो भी नहीं है, केवल फ़ोटो वाले को ज्वाइन करवाना है, बाकी की मैं एंट्री डिनाई कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए जो तरीका होता है, आप सब लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी बेटा कि जब आप किसी भी प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं तो जो पहला प्रश्न आप कोई सा भी हल करो, उस समय आपकी कॉपी में लिखने की जो गति है वो गति बहुत धीमी होती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी वो गति स्टार्टिंग में रहती ही नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन हल करते समय कॉपी में आपकी गति रहती है। और आपकी क्वेश्चन के बारे में जो चिंतन करने की, सोचने की, आइडिया लगाने की जो एक स्पीड होती है वो भी पहले दूसरे क्वेश्चन को हल करते समय बिल्कुल भी नहीं रहती है। हम बहुत ही रिलैक्स वे में लिखना शुरू करते हैं और चूंकि हमें मालूम है जो एक्सीलेंट वे में अगर वो क्वेश्चन उसी को हल करेंगे तो हम ज़्यादा तेज़ गति से, चूंकि हमें मालूम है उसका प्रश्न का उत्तर, तो बहुत बेहतर तरीके से हम उत्तर कंटिन्यू लिखते जाएंगे, चाहे हमारी गति धीमी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय उसमें लग जाएगा जिस क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए, जिसको हम एक्सीलेंट वे में हल कर सकते हैं। ऐसे कम से कम जो 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपने स्टार या हैश लगाया है, उनमें भी सबसे बहुत बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन करना आपको आता है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन का नंबर वही आप डालेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर आप वही उसमें डालेंगे जो नंबर क्वेश्चन पेपर में। मान लीजिए क्वेश्चन 13 का बी पार्ट आप हल कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन 13 और बी लिख करके आंसर लिखेंगे, मतलब आप क्वेश्चन 13 बी का आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि चूंकि क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आने की वजह से आपकी गति ज़रूर धीमी है, लेकिन आप जो भी लिखेंगे पूरे परफेक्शन के साथ लिखेंगे। और उस क्वेश्चन में जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, उसमें उसका सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है। तो ऐसे ही इसके बाद जो थोड़ा सा कम एक्सीलेंसी के साथ आता है, तो 4-5 क्वेश्चन की आप इमीडिएट प्रायोरिटी तय करके पेंसिल से अपने उसमें लिख करके आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो हमारा माइंड जो है एकदम शांत रहता है, वो आंसर क्लियर हमारे ध्यान में रहता है जिसको हम हल करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड बहुत कम होती है लिखने की भी और सोचने की भी। जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपकी लिखने की जो स्पीड है उसमें तेज़ी आएगी, और आप कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपने जो केवल टिक करके लगाया है ना क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आपको नहीं आता, जैसे अभी एक्सीलेंस में आपने इनको हल किया। लेकिन जब आप ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 1 2 3 4 क्वेश्चन हल करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि उन क्वेश्चन के भी कुछ पॉइंट्स आपके ध्यान में आ जाएंगे, और कुछ पॉइंट ध्यान में आ जाएंगे यानी दो फायदे होंगे। एक तो आपकी लिखने की स्पीड तेज हो गई, दूसरा आपका चिंतन करने की क्षमता अपने आप क्लिक कर रही है कि कुछ पॉइंट्स आपके माइंड ने क्लिक किए, तो जो आप नहीं जानते थे उन क्वेश्चन को वो परफेक्शन के साथ हल करने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इन पहले 4 क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। तो जब वो क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपके माइंड में क्लिक जो किया और आपने जो बाकी जो क्वेश्चन का कहीं कोई कमी थी, वो परफेक्शन के साथ आंसर लिखने की जब बात आएगी तो चूँकि स्पीड बढ़ी, चिंतन की क्षमता बढ़ी, इसलिए अगर वो क्वेश्चन जो आपने टिक लगाया आप पहले ही हल कर देते
तो उतना बढ़िया आंसर होता ही नहीं जितना कि अब आप इन पहले 4 क्वेश्चन के बाद लिखेंगे। और इन पहले 4 में तो डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके वो क्वेश्चन थे जिनका आप बिल्कुल आंसर देने में परफेक्ट थे और एक्सीलेंट वे में हल कर रहे थे। इसलिए इसमें इनको तो करना ही था, जैसा आपको आता था उतना बढ़िया तरीके से आपने कर दिया। इसलिए जो सबसे बेस्ट आता था वो सबसे पहले आपने हल कर दिया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि वो क्वेश्चन जिनमें आप परफेक्ट नहीं थे, कुछ पॉइंट्स ध्यान में आ गए, स्पीड बढ़ गई, तो उन क्वेश्चन को भी आपने उतना अच्छी तरह से हल कर दिया कि अगर पहले में ही उनको हल करते तो वो मार्क्स नहीं मिलते जो आपको अब जाएंगे, यानी आपके मार्क्स में डेफिनेटली वृद्धि होगी। अब तीसरे नंबर पे वो 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिनका आपको डाउट था कुछ पॉइंट्स में और कुछ आपको आधे अधूरे याद थे। लेकिन डेफिनेटली जब ये 2 तरह के क्वेश्चन आप हल कर देंगे तो वो डाउटफुल वाले क्वेश्चन के कुछ डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे और हल करते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। तो अब जब तीसरी बार आप ये तीसरे नंबर पे इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपके साथ एक पॉजिटिव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ चुका होगा, आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी होगी और आपके साथ और भी कई पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी होगी और आप ज़्यादा परफेक्शन के साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी। तो भी अगर ये क्वेश्चन जिनको आप डाउटफुल है पहले ही नंबर पे कर देते या दूसरे नंबर पे कर देते तो ये आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं दिलाते जितने अच्छे मार्क्स अब हल करने पर आपके आ जाएंगे। अब लास्ट में आपको कौन से क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे, है ना, जो बिल्कुल भी नहीं आते थे, जिनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और आप उसमें निगेटिव चीज़ ना लिखे, ऐसे अंदाज मार कुछ ना लिखे। क्वेश्चन तो आपको हल करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, स्पीड बढ़ने के बाद, माइंड क्लिक करने के बाद डेफिनेटली कुछ न कुछ आइडिया अगर आपको आता है, कोई ना कोई पॉइंट्स उनसे रिलेटेड ध्यान में आता है और किसी न किसी तरह से आप आंसर निगेटिव न लिखे, लेकिन ऐसा पॉइंट्स या ऐसे कुछ उनके बारे में फैक्ट आप लिख सकते हैं या ऐसे कुछ सेंटेंस आप लिख सकते हैं उन क्वेश्चन से जुड़े हुए, जो किसी भी सिचुएशन में अगर आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं कहा जाएगा, आपका प्रयास पॉजिटिव माना जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा प्रयास करने, चूँकि ये सबसे लास्ट में आप करेंगे तो जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा वो इस लास्ट तक आते आते आपके प्रति, आपकी जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है उसके मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव रिस्पांस अपने आप पैदा हो जाएगा। उसका एक वो बन जाएगी उसकी दृष्टि कि यार ये तो बहुत ही एक्सीलेंस वे में करने वाला लड़का है, डेफिनेटली लास्ट में इसने कुछ न कुछ उस क्वेश्चन में लिखा ही होगा। तो वो आपको 0 देने की बजाय उन क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ करके, कई बार ऐसा होता है, ये मैं कोई इसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस चूँकि ये एक मानसिकता भी होती है कि 25, 30, 40 जितनी भी कापियाँ एग्जामिनर को चेक करना है, तो जैसे मैंने बोला ना आपकी जैसी गति आंसर लिखने की रहती है, ऐसे ही उनकी गति भी कॉपी चेक करने की रहती है। वो पहली कॉपी चेक करने में 20 मिनट लगाते हैं, 25 मिनट भी लग जाते हैं, दूसरी कॉपी चेक करने में थोड़ा कम समय लगता है, और जब सारे क्वेश्चंस के आंसर और बच्चों के लिखने की स्टाइल उनको पता रहती है तो वो जल्दी जल्दी भी चेक करने लगते। मैंने देखा है 5 से 6 मिनट के अंदर भी एक कॉपी जो है एक एग्जामिनर चेक कर देता है, बहुत अच्छी तरह से चेक कर देता है। एक एग्जामिनर एक कॉपी को बहुत बढ़िया तरीके से 6-7 मिनट में चेक कर देता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट्स उसके लिए हार्डली लर्न हो गए होते हैं। बच्चे क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो बहुत कुछ अच्छी तरीके से उस चीज़ को दिमाग में ले आते हैं। तो उनकी जो कॉपी चेक करने की मानसिकता होती है वो कैसे चेंज होती है या किस तरह से बनती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे कि पहले आपने जो 3-4 क्वेश्चन किए थे हल,
डेफिनेटली वो जब क्वेश्चन आपने किया तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर थी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आराम से आपने लिखा और एक्सीलेंट वे में लिखा। तो जब उन्होंने आपकी राइटिंग को पढ़ा तब भी और आंसर को पढ़ा तब भी जो आपकी एक्सीलेंसी थी, उत्कृष्टता, वो उनके सामने आ गई। उन्होंने आपको, उनका मन खुश हो गया आपका वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ के। उन्होंने उसको टिक करके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे डाले। ठीक है, अब आपके प्रति एक विश्वसनीयता और एक उनके कि ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है और बहुत ही परफेक्शन के साथ आंसर लिखता है, ये स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, ये उनके दिमाग में एक चीज़ आ गई। और जब वो दूसरे आगे के क्वेश्चन करे थे आपने, तो आपने उनके भी आंसर सही लिखे हैं और बेहतर एक्सीलेंसी के साथ लिखे हैं। तो जब आपके पहले 4 क्वेश्चन में ही विश्वास हो गया, तो अगला क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपका पूरा पूरा पढ़ के मार्क्स दे। तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि ये जो है बच्चा अच्छा है, इसने डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी अच्छा किया है। स्टार्टिंग होती तो पूरा कंप्लीट आंसर हो सकता है वो पढ़े भी नहीं पढ़े, लेकिन चूंकि मामला अभी पॉजिटिव ही है और आपने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की। हाँ, डेफिनेटली हैंड राइटिंग थोड़ी स्पीड बढ़ जाने की वजह से आपकी हैंड राइटिंग में थोड़ा फ़र्क आएगा, तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जब आपने ये पेपर आधा हल कर दिया, 12 में से आपके 6-7 क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल गए, तो बाकी जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन आपने हल किए हैं जो आपके लिए डाउटफुल थे, तो आप उन क्वेश्चंस को पूरा टाइम दे पाएंगे। और जब आप उनको अच्छे से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, बढ़िया से उन क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, तो आपके साथ एक सहानुभूति अपने आप ही क्रिएट हो जाती है एग्ज़ामिनर की, और उनको विश्वास हो जाता है कि इसने जब आधा पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से हल किया है बच्चे ने, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में भी ये इंटेलिजेंट ही है। और वो उसके 2-4 पूरा क्वेश्चन हो सकता है ना पढ़े, आपके कुछ फैक्ट पढ़कर लगे कि नहीं सही लिखा है, तो हो सकता है आपको 80% मार्क्स यानी 5 में से 4 या 5 में से 3, 3.5 उसमें वो डेफिनेटली आपको दे पाएँ। तो ये चीज़ हो गई। अब बचे आपके वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं थे, और फिर भी आपने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो ना तो हो सकता है सही है या गलत है या न्यूट्रल बन के लिखे हैं, या कुछ एक आध पॉइंट्स आपके उसमें सही है ना। और आपने, चूँकि आपके पास लास्ट में समय बच जाएगा, आपने जब ये जो तरीका स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्योंकि आपको शुरू में सोचना ही नहीं पड़ा, आपको वो क्वेश्चन हल करे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो आपका वहाँ पे थोड़ा समय बचा। फिर दूसरे आपने जो किए उसको भी एक्सीलेंस वे में कर दिया, तीसरे में आपने ज़्यादा समय दिया, और ये लास्ट वाले क्वेश्चन इनके लिए और समय मिलेगा, कुछ माइंड में क्लिक करेगा, कुछ बातें ध्यान में आएगी कि जब ये क्वेश्चन ये चैप्टर करवाया गया था उस समय आप कहाँ थे, उस समय आपने कैसे इसका होमवर्क क्लास वर्क किया था। कुछ ना कुछ बातें ऐसी डेफिनेटली ध्यान में आती है जो आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, और आपके प्रति निगेटिव मार्किंग वहाँ होने की बजाय एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनर आपको उसमें कुछ न कुछ मार्क्स ज़रूर देगा। और ऐसा मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चन करते, चलो इतने बढ़िया बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स से, स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग भी इतनी बढ़िया थी, तो इस बच्चे को उसमें 0 न दे करके बाद में से 2-3 जो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक व्यू था आपके प्रश्न पत्र को हल करने का, जिसमें कि आप उस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाला है। अगर आपको 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर जो क्वेश्चन मार्क्स दे रहा है, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, वो अगर आपने बाद में किया और आपको उसको करने का समय ही नहीं मिला, कई बार तो वो क्वेश्चन छूट जाता है। मैंने बच्चों को पर्सनली क्या देखा है, कुछ बच्चे लकीर के फ़कीर की तरह सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चन हल करते हैं। उनका सीधा है क्वेश्चन नंबर 1 अगर पहले है तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कठिन है तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप जो सीरियल वाइज अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पहले 4 किए, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपका कोई परफेक्शन ही नहीं था, लेकिन आप सीरियल वाइज करते जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आता था, एक्सीलेंस वे में जिसको आप हल कर सकते थे, उसने आपको 6, 7वें नंबर पे हल किया। तो
जो पहले 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपके चेक कर चुका है, तो उन पहले 5-6 क्वेश्चन में आपके प्रति एक मानसिकता जो उसकी हल्की सी बन गई है, तो उस मानसिकता के अकॉर्डिंग अगर वो नंबर देगा, और आपकी बाद में क्वेश्चन करने की वजह से राइटिंग भी डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी, तो आपकी राइटिंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन भले ही कितना परफेक्शन के साथ में आपने लिखा है, तो उसकी जो मेंटेलिटी बनी है एग्जामिनर की, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा, और आप उस क्वेश्चन में पूरा समय भी नहीं दे पाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आधे अधूरे याद थे, जो नहीं आते थे, सीरियल नंबर वाइज करने की वजह से वो पहले हल हो गए, और जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आते थे, जिनमें आप एक्सीलेंट वे में हल कर सकते थे, वे जो क्वेश्चन हैं वो आपके कई बार तो लास्ट में छूट ही जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी थी, जितने मार्क्स आपको मिलना चाहिए थे, क्वेश्चन छूट जाने की वजह से नहीं मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में समय कम बचा और आंसर आपको आता है, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे तो आपने उसको आता तो पूरा था, लेकिन आधा क्वेश्चन लिखा क्योंकि दूसरा भी हल करना है, और इस वजह में आपको पूरे मार्क्स के आप हकदार थे, लेकिन आपको पूरे मार्क्स मिलने की बजाय आधा लिख के आए, लास्ट में जल्दबाजी में आधे ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बहुत सारे हमारे जो टीचर्स है उनसे डिस्कशन के बाद, बहुत सारे हमारे जो स्कूल के टॉपर्स रहे हैं, दूसरे स्कूल के टॉपर्स रहे, जिनका अभी नीट में सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का जेई में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने अभी और भी दूसरे एग्जामिनेशन क्लियर करके और अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट किया है, उन सब से जो हमने चर्चा की, और पिछली बार भी एक सेशन हमने चर्चा का रखा था, ये चीज़ें ध्यान में आई। और एग्ज़ामिनर कॉपियाँ कैसे चेक करते हैं एज ए हेड एग्ज़ामिनर, एज ए चीफ नोडल ऑफिसर, और एज ए खुद एक एग्ज़ामिनर के रूप में मेरे अपने जो एक्सपीरियंस थे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। ये जो मैंने सेशन रखा है बेटा आप सब लोगों के लिए, ये केवल एक मार्गदर्शन के लिए है। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप 100% माने, ये ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के हो सकते हैं, और हमारे और भी कुछ टीचर्स है जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी मैं अभी 1 by 1 बात करता हूँ। कोई नया आइडिया, कोई अच्छी चीज़ अगर वो आपको बताएंगे तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर सुनिए। और हमारे ये जो यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव प्रसारण इसका हो रहा है, और बीच बीच में डिस्टर्ब वो बच्चे कर रहे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए पहले, और कई लोगों को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि वो कमेंट्स ठीक उल्टे सीधे दे रहे थे, और फ़ोटो नहीं होने की वजह से या क्या स्कूल का नाम नहीं होने की वजह से। अब नेक्स्ट हम जब भी कोई मीटिंग करेंगे, हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, स्पेशली क्लास 12th की हिंदी और क्लास 10th की हिंदी, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं टीचर से बात कर रहा हूँ बहुत सारे स्कूलों से। हमने जैसे लास्ट टाइम क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए जो सेशन आयोजित किया था, वो तो ईश्वर की कृपा भी कहिए या ये कहिए कि हमारे पॉजिटिव विचार थे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए थे, उनमें से 80% 90% क्वेश्चन पेपर के एज इट इज़ आ गए थे, और उनमें से आप लोगों के जो डाउट्स भी उनके ही बारे में थे, और वो डाउट सारे क्लियर हुए, और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े। क्लास 10th के करीब 3500 बच्चे हम लोगों से जुड़े थे, और क्लास 12 के करीब 2000 बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए थे। हमने बाद में इनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। अगर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल और जो डिफरेंट टाइप के स्कूल से कई तरह के, उन सब के बच्चे उसमें हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जेन्युइन आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम एग्जैक्ट अगर देंगे, साथ में ईमेल एड्रेस भी देंगे, तभी हम आपको उससे जोड़ पाएंगे, क्योंकि कुछ गलत जो लोग जुड़ जाते हैं वो हमारे उद्देश्य को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने जो प्रश्न इसमें किए थे, उनमें से कुछ तो उनका डेफिनेटली सॉल्यूशन मिला होगा। फिर भी अगर बेटा आपको किसी का मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। अपना नाम, विद्यालय का नाम बताते हुए आप अपनी बात अभी रख सकते हैं। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। बताइए।
2-3 बच्चों के जो मैसेज आए थे स्टार्टिंग में, उनका तो सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ। अभी और कोई क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, अपने कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज़ मैं फिर, आप चाहते हैं कि हमारे जो दूसरे टीचर्स भी, दूसरे एक्सपर्ट भी मौजूद है अगर इसमें मीटिंग में, तो मैं उनको 1 बाय 1 बताऊं? अच्छा, टाइम भी काफ़ी हो गया, 9:30 हो गए हैं, तो हम दूसरा सेशन बहुत जल्द रखेंगे। आज हम थोड़ा सा टेक्निकल की कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गए थे। अगली बार हाँ बेटा, बोलो। एग्जाम टाइम ऐसा क्यों होता है कि हमें जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि हमें वो भी नहीं आ रहे हैं? हाँ, वो उसका एक रीज़न है। देखो, ऐसा इसका रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो उस समय नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपने उस क्वेश्चन की पूरे साल भर उस चैप्टर की इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं की है, समझा नहीं है, हार्डली लर्न नहीं किया है। क्योंकि जो चीज़ जितनी बार रिपीट की जाती है, जितनी बार पढ़ी और समझी जाती है, वो विदाउट एनी डाउट वो उतने ही बेहतर वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम परीक्षा के आखिरी महीने में या 1-2 महीने में जिन चीज़ों की तैयारी करते हैं ना, तो वो चीज़ थोड़ी हौच पौच हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस समय क्लिक नहीं करती। लेकिन मैंने बताया ना कि 2-3 क्वेश्चन तो 100% ऐसे होते हैं जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। तो आप उन 2-3 क्वेश्चन को बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में स्टार्टिंग में हल करेंगे, तो जब उनका नंबर आएगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा और कुछ पॉइंट्स आपके थोड़े समय में ध्यान आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे। हाँ शताक्षी, बोलिए बेटा। सर, जब हम एग्जाम टाइम पे आंसर लिखते टाइम पैरा चेंज करते हैं तो उसको कैसे करना है? मतलब जहाँ पे हमारा लाइन खत्म हुआ है वहाँ पे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दे या फिर थोड़ा सा छोड़ के? क्वेश्चन चेंज करना है या पैरा चेंज करना है? सर पैरा चेंज। सेम क्वेश्चन का अगर देखो, पैरा चेंज करने का क्या नियम है कि जब भी आपको पैरा चेंज करना होता है तो नेक्स्ट लाइन में 2-4 वर्ड की जगह छोड़ करके आप स्टार्ट कीजिए, वो आपका पैरा चेंज हो गया। और अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट 1 2 3 4, तो आप पॉइंट डालिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, और चाहे तो एक लाइन छोड़ दे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक लाइन नहीं छोड़ना है तो आपको नेक्स्ट लाइन में 2-3 वर्ड्स की जगह छोड़ने कर लिखने का मतलब ही होता है वो पैरा चेंज हो गया। शताक्षी, आप कौन से स्कूल से हैं? सर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कांचरापाड़ा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, कांचरापाड़ा। वहाँ भी प्रिंसिपल सर कौन है बेटा? सर विनोद कुजूर। अच्छा, कुजूर सर है, ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर इस बार जैसे अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिया गया है, संकेत बिंदु को हमें पॉइंट आउट करके मतलब हेडिंग करके तो नहीं लिखना, बस मटेरियल, संकेत बिंदु का मटेरियल ऐड होना चाहिए। यस, वो संकेत बिंदु तो केवल एक गाइडलाइन टाइप है। आप उसको संकेत को समझ करके, इशारे को समझ करके आप अपना जो भी व्यूज़ है वो दे सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से उसको देने की कोशिश करें। संकेत केवल संकेत होता है, संकेत का मतलब ये नहीं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ नकल करना है, ऐसा नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन जो भी लिखे ना, आप ये ध्यान दें जरूर कि आप जो शब्द लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक हो, स्पीड आपकी ठीक बनी रहे, और जैसे ही एक शब्द कंप्लीट होता है तुरंत नेक्स्ट शब्द आप लिखिए। इस तरीके से कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और घबराने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम घबरा जाते हैं। हमें कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है, कौन सा बीच में करना है, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दिए बिना ही हमें मालूम रहता है कि भाई अरे देखिए ये एग्ज़ाम होती है। मैं आपको फिर बताऊं कि एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी के किसी भी सुख और दुख से इसका कोई संबंध नहीं है। आप चाहे परीक्षा में फेल हो जाए या पास हो जाए, आपकी लाइफ का कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
ये एक हमारा परफॉर्मेंस का समय होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बीमार है, तकलीफ़ में है, स्थिति ख़राब है, फिर भी वो क्वेश्चन पेपर देते जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि कहीं हमारा साल न बिगड़ जाए। उन बच्चों का क्या होगा जो 12th करने के बाद 2 साल ड्रॉप लेते हैं। जिन लोगों ने 12th कर लिया और बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन कर लिया और 4 साल तक नौकरी नहीं लगी, तो वो 4 साल भी तो बेकार जाते हैं ना। इसलिए हमें पूरे परफेक्शन के साथ जितनी तैयारी की हुई है उस तैयारी के साथ बिना कोई तनाव लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। और आज की डेट में अगर परसेंटेज डेफिनेटली अपना महत्व रखते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए तो परसेंटेज ही महत्व रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर मिनिमम 50% भी आपके हैं तो आप हर प्रकार की कंपटीशन जो बहुत सारी उसमें बैठने लायक हो जाते हैं। और कई IAS IPS जो 50% वाले भी बने हैं। और फिर भी आपको डाउट है तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठ ही गए हैं और परसेंटेज कम बने हैं तो 4 बार CBSE मौका देती है, और NIOS में भी इस तरह की व्यवस्था है कि आप 4 क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर सकते हैं, तो आपका उसमें ग्रेड डेफिनेटली सुधार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो डिग्री करते हुए कॉलेज में एडमिशन लेते हुए भी पिछली एग्ज़ाम दे देते हैं। अब तो UGC ने भी दे दिया है कि आप 2 डिग्री या 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। खैर हमें वो नौबत ही नहीं आना चाहिए, उसके बारे में हम अलग से कोई बात होगी, डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन हम जो घबरा जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं ना, उससे बहुत होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि जब भी आप ये महीने के एंड में या जब भी तैयारी करें, इसके 2-3 तरीके हैं। अभी भी बच्चे जो एक कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। लिखने से आपकी राइटिंग तो ठीक होती है, वो सही है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो मोबाइल में आप एक या तो अपना ग्रुप वगैरह बना ले, या मोबाइल में आप ऐसा अपना फ़ोल्डर बना लें, माई फोल्डर करके बनाते ही हैं बच्चे, तो उसमें आप वॉइस टाइपर अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है तो जितने समय में आपने जो क्वेश्चन याद किया और उसके पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो आप उस सारे के सारे क्वेश्चन को वॉइस टाइपर से बोल करके 1 मिनट 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, और उसको आप अपना सेव कर लीजिए अपने माई फोल्डर में। चाहें तो अपने टीचर अगर आपके अच्छे हैं और उसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं तो आपको चेक करके बता भी देंगे। और डेफिनेटली मेरा तो मानना है कि आप परीक्षा के दिनों में अपने सब्जेक्ट टीचर से और उस सब्जेक्ट के अदर एक्सपर्ट, अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हो या अदर स्कूल के टीचर हो, उनसे ज़रूर जुड़े रहिए और अपने डाउट बिना किसी संकोच के व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर ज़रूर रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके इस चीज़ को हल करेंगे। और किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर टफ लगता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास में है। अगर आप मुझे भेजेंगे तो मेरे पास जो भी एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे बात करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। इसके लिए भी हम एक ग्रुप बना देंगे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है या हम लोग? हाँ बोलो सर। जब एग्जाम में हमसे कोई आंसर गलत लिखा जाता है सर, हम उसमें कट लगाते हैं सर, कट से हमारे मार्क्स में कुछ नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आप उसको एक सीधी एक लंबी लाइन खींच दो, बहुत बड़ा वो कट न क्रॉस। और ये वो बच्चे जो पूरे क्वेश्चंस का वो जो शब्द गलत हो गए तो उसको ऐसे ऐसे पूरा स्पाइरल करके और पूरा काटते नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन खींच दीजिए। आप उस वर्ड गलत हुआ है तो आड़ी लाइन खींच दीजिए, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरा लाइन खींच दीजिए। और आपने उस क्वेश्चन को फिर कहाँ हल किया है, अगर कहीं और पेज पे हल कर दिया है तो आप लिख दीजिए कि ये प्रश्न इस पेज पे ठीक से हल किया गया है करके। ठीक है ना? यस सर। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, बताइए। इसमें शुक्ला जी जुड़े हुए थे, उज्जैन से जुड़े हुए हैं क्या सर? अभी शुक्ला जी शायद अभी नहीं जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए। मुझे लगता है कि हमने जो बातें की है वो अभी तक जितना हम कर सकते थे
शॉर्ट टाइम में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं वापस से, ये एक और क्वेश्चन है किरण रानी का। सर, इन हिंदी एंड इंग्लिश एग्ज़ाम्स वी शुड राइट इन पॉइंट्स और इन पैराग्राफ। देखिए, जहाँ पर आपको पॉइंट्स में आंसर, आपको किसी पात्र के, किसी कोई कैरेक्टर की विशेषताएं बताना है तो पॉइंट वाइज बताएंगे, और जो क्वेश्चन आपके निबंधात्मक है जिसमें डिस्क्राइब करना है कुछ चीज़ें, तो वो आप पैराग्राफ वाइज लिखें। लेकिन पॉइंट वाइज चीज़ें लिखने से, अगर आपको कोई हेडिंग डाल करके किसी पॉइंट को डील करना है तो फिर आप पॉइंट लिख करके उसका हेडिंग डाल के फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन भी बहुत लंबा चौड़ा ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट में आप करें, ठीक है ना। सर, लिखने के लिए ब्लैक पेन अलाउड है? और हाँ, एक सेकंड, वो पेन का तो बेटा सीबीएसई गाइडलाइन रहती है ब्लू पेन की, ब्लैक में आप पॉइंट्स हेडिंग कर सकते हैं, और अगर वो ब्लैक पेन नहीं ले गए हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं उस चीज़ को। ये एक ने पूछा है मंथन वर्मा जी ने कि सर शुड वी ऑलवेज फॉलो वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि 100 शब्द अगर आपके हैं और 10 लाइन में 100 शब्द आ रहे हैं तो उसमें 10 के 12 हो जाए, 13 हो जाए, चलेगा। लेकिन आप 100 की जगह 200 शब्द में आंसर लिख रहे हो तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको अगर 100 शब्दों में आंसर लिखना है तो 125, 120, 25, 30 तक लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और 100 शब्दों का आंसर अगर आप 90, 95 में भी लिखेंगे लेकिन परफेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कोशिश किए कि मिनिमम 100 शब्द उसमें हो, और 200, 250 शब्द इतना लंबा चौड़ा ना लिखिए। और एक और मैं आपको बता दूं बेटा, कई बच्चों की क्या मेंटेलिटी होती है कि जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पेज भरने वाले भी फेल हो जाते हैं। तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। एक निबंध लिखना होता है हिंदी इंग्लिश में बच्चों को 200 शब्दों पर, 4 पेज 5 पेज भर दिए उन्होंने, और आधा इधर पेज छोड़ दिया, आधा इधर छोड़ दिया और बीच में लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, 1 इंच की जगह लेफ्ट में छोड़िए और 1 इंच की जगह राइट में छोड़िए, और 2 शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें पता चला कि पूरा पेज भर दिया और शब्द उसमें 25 भी नहीं हुए, 50 भी नहीं हुए और आपका पेज ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो भी कम से कम बहुत ट्रेंड होते हैं, और उनकी पहले उनको इंस्ट्रक्शन भी जारी किए जाते हैं कि आपको कॉपी जो चेक करना है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये केशव सूद है क्या अभी? केशव सूद, इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था कि उनके लिए यूट्यूब लिंक भेज दिया था। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को यूट्यूब लिंक भेज दिया था, अच्छा किया। कारण क्या है बेटा कि ये अभी जो बात चल रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे अभी बीच में जिन्होंने कुछ हरकत उल्टी सीधी की, इसलिए हमने किसी को जोड़ा ही नहीं। फिर बाद में करीब 100 लोग ऐसे होंगे जिनको हम जोड़ नहीं पाए, और 100 लिमिट भी है इसकी, पर हमने सबको डिनाई कर दिया। अब हम आगे से जब भी ये इस तरह की कोई चर्चा करेंगे तो उनमें ये क्लियर करेंगे कि जो आपकी आईडी है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना नाम और स्कूल का नाम और क्लास भी बताएं। चलिए ठीक है, हम लोग अपनी मीटिंग को यहाँ एंड करते हैं। हमारे अगर कोई इसमें कुछ अपना कहना चाहें, जैसे सुमन मैडम जुड़ी है क्या मैडम अभी आप? सुमन मैडम है क्या? सुमन मैडम शायद नहीं है, बीच में जुड़ी थी। कोई और हमारे शिक्षक बंधु, सुमन सिंह मैडम जुड़ी हुई है लेकिन उनका माइक म्यूट है। और कोई टीचर्स हमारे अपने व्यूज अगर शॉर्ट में शेयर करना चाहें? यस सर, आई लिसन यू। अच्छा, आप कहाँ से हो बेटा? सर, सुमन बोल रही हूँ सर। अच्छा तो आपके अभी आईडी में कोई दूसरा फोटो सामने आ गया था बच्चे का। अच्छा, नहीं सर, मैं लाइन पे थी, वो एकदम से आपने बोला ना तो वो अनम्यूट करने में वो कहता ना हो गया, कर नहीं पाई, बोलने लग गई, पर फिर बाद में ध्यान आया कि मैं तो अनम्यूट हूँ, आवाज कैसे आएगी आप तक। अरे वही बात हो रही थी। अच्छा देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी हमारे
स्कूल की पीजीटी इकोनॉमिक्स सुमन मैडम है, इन्होंने 100% क्वालिटी रिज़ल्ट दिया है। बहुत बढ़िया इनका मैडम का रिज़ल्ट रहा। इनके बच्चे 100 में से 99 तक भी मार्क्स लेके आए हैं। तो मैडम से मैं अनुरोध करता हूँ आप, और मैडम क्वेश्चन पेपर हल करने का जो डिस्कशन हमने किया है, आप बीच में काफ़ी बीच में जुड़े थे शायद आप, मैंने इन लोगों को जो टिप्स दिए हैं उसके अलावा और आपके ध्यान में कि किस तरह से क्वेश्चन हल करें और कहाँ इस तरह की गलती ना करें जिससे कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो, आप बता सकते हैं? सर वैसे तो आपने मैक्सिमम बता ही दिया बच्चों, सर ने कोई चीज छोड़ी नहीं है कि जो ऐसा हो कि आप लोग को काम में ना आए। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप कोई भी आंसर लिखते हैं ना तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पैराग्राफ में लिख देते हैं, एग्जामिनर जब चेक करता है तो कई बार उसकी नजरों से वो चीजें निकल जाती है। लेकिन आप पॉइंट में वो आंसर लिखेंगे, हर चीज का पॉइंट वाइज दे और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर दे। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप वो मार्कर वगैरह यूज करें, हाईलाइट का मतलब है कि आप अंडरलाइन कर दें उसको, ताकि जब भी आपकी कॉपी एग्जामिनर देखेगा तो एकदम अट्रैक्टिव लगेगी और देखते ही उसका सीधा आपके उस क्वेश्चंस पे, आंसर पे सीधा एकदम फोकस होगा और इतना उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई आपने क्या लिखा क्या लिखा, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो इतना ही समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। तो आप पॉइंट वाइज लिखें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आप करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में और कॉमर्स में आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके स्टेप सही होते हैं, आंसर गलत होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। उसका ऐसा नहीं कि आपका पूरा आंसर गलत हो गया तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं करता। हर चीज के स्टेप वाइज अलग अलग डिवाइडेशंस होते हैं आपके क्वेश्चंस के, आंसर्स के। तो आप उस आंसर को क्या कीजिए, ब्लॉक बना दीजिए। मतलब आंसर को आप फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूले को एक बॉक्स में बना दीजिए, ताकि क्या है कि आपका जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करता है तो इन चीजों पे उसको फोकस रहता है। और आप कभी भी काटा पीटी कम से कम करें। कई बार क्या होता है, बच्चा लिखता है फिर उसको काटेगा, फिर लिखेगा, फिर काटेगा, तो ये ठीक नहीं है। कम से कम काटा पीटी करें, और अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा काटा पीटी हो गई तो आप उसको छोड़ के आप नेक्स्ट से लिखना स्टार्ट करें, चाहे कोई भी हो। और मेरा ये रहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें क्वेश्चंस को, और जो पहले आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस क्वेश्चंस को करें। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि आता सब कुछ है लेकिन हम घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नहीं, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके सिलेबस से बाहर ऐसा कुछ पूछा जाएगा। सभी बच्चे एक जैसी बुक पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिलेबस से बाहर ऐसा कुछ आता है। लेकिन क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि हेल्दी फूड ले, प्रॉपर आप लोग नींद ले और अपने स्टडी पे फोकस करें। ये चौथी चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कभी कभी अपने आप को फ्रेश करने के लिए आप लोग अपना जो भी गेम वगैरह खेलते हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन आंसर लिखने के लिए मैं ये कहूंगी कि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, पैराग्राफ की तरह की बजाय। ओके बच्चों, बाकी हमारे प्रिंसिपल सर ने ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको नहीं बताई है, बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया है। किसी भी चीज का आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके ओके, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई बच्चा और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? बेटा समय काफ़ी हो गया है, हम फिर और अगली चर्चा रखेंगे। 9:45 हो गए लगता है ना। आप बताइए, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं मीटिंग को। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब बच्चों ने समय दिया। आपने जिन्होंने अपना स्कूल का नाम और अपना नाम मैसेज बॉक्स में नहीं डाला है, टाइप करते हुए आप लेफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉइंट्स रखे। और हम अगली बार जो मीटिंग रखेंगे ना, तो हमने जैसा किया है कि जैसे मैं हिंदी के बारे में स्पेशली रखता हूँ, जोड़ता हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो अपन इकोनॉमिक्स में एक एक्सपर्ट तो आप है ही, एक आध और मिल कर के हम लोग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके बारे में एक चर्चा रखते हैं। ठीक है ना? यस सर, जरूर सर। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सर। सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से वैसे जुड़े थे बहुत सारे बच्चे।
सर वैसे आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन किया है और डिफरेंट स्कूल्स के, मैंने जो हरदा से जुड़े हुए थे ना बच्चे और खांडवा से, उनको भी लिंक भेजा था मैंने उधर से किया। भी। हाँ, कई मैंने बहुत सारे बच्चों को तो मैंने 50-60 को तो इसलिए जोड़ा नहीं। कारण क्या था कि वो कोई 1-2 बच्चे बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजने लगे डिस्टर्ब थे, करते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ आ जाते हैं। और ये है होते तो केवी के बाहर के भगवान जाने कौन है, लेकिन गड़बड़ करते हैं। अब वो सर क्या है, कई बार ऐसे फ्रॉड बच्चों के बाद लिंक पहुंच जाता है ना, तो वो भी डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। हाँ, लेकिन हमारे यूट्यूब लाइव की जो लिंक हमने भेज दी ना, उससे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। वो तो जब अभी ये होगा तो पता चलेगा, है ना सर। वो यूट्यूब लाइव को ओवर कर दीजिए, कैसे करेंगे वो इसी में show कि अपने आप हो जाएगा लेफ्ट हो जाने से? हाँ, देख लीजिए। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। शर्मा जी गुड नाइट, अमित सर गुड नाइट। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो। ये रावल सिंह भाटी जलीपा कैंट से हो ना? केवी जलीपा कैंट? यस, बोलो बेटा। जी सर। हाँ, यस सर पहले अभी इंग्लिश में जो पैसेज होता था उसका क्वेश्चन में उसका पॉइंट देख के हम पैसेज में देखकर उसका आंसर सीधा छाप देते थे। अब की बार उस तरह नहीं है, तो किस तरह लिखना है मैम? नहीं, अब की बार किस तरह है? अब की बार इस तरह नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा इस बार? ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है ना, तो आप पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। पैराग्राफ का जो कंटेंट है उसमें उसका मेन टॉपिक क्या है जिसके बारे में पैराग्राफ में चर्चा की जा रही है ना, तो उसी के हिसाब से आपको अपने व्यूज़ देना है। कई बार क्या होता है, पहले क्या बच्चों ने सीधा सीधा का कॉपी कर देते थे पैराग्राफ में से सेंटेंस और नंबर आ जाते थे। अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग का, रीजनिंग का, थिंकिंग का क्वेश्चन पूछा है तो आप वो पूरा पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ में जो राइटर कह क्या रहा है ये अगर आप समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से लिख पाएंगे। और फिर अगर इस तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे पैराग्राफ भेजना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सॉल्यूशन उसका अच्छी तरह से करवा के भेज दूंगा। ऐसे किसी कोई एक एग्जांपल देना किसी पैराग्राफ का कि सर ये पैराग्राफ है, ये पैसेज है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आया है, हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तुम वैसे भी जुड़े हुए हो ग्रुप से और कभी भी बात कर सकते हो। जी सर। ओके बेटा, ठीक है मैडम। थैंक यू सर। हाँ, अरे शर्मा जी, योगेश शर्मा सर सुन रहे हैं क्या? सर का म्यूट है शायद माइक अभी, लेकिन आवाज़ तो जा रही होगी। चलो कोई बात नहीं। हम लोग अभी सभी विषय का 1-2 विषय का मैडम प्रयोग किया हमने, तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे केवी के बच्चे यूट्यूब लाइव से जुड़े थे। करीब 3500 बच्चे जुड़े थे एक ही साथ। तो अब हम देखते हैं कि हम एक एक अलग अलग विषय का ये करते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है ना? ओके, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। क्लोज तो हो गया। क्लोज हो गया ना? टोटल कितने पार्टिसिपेंट आ गए थे इसमें? यूट्यूब लाइव में 37 व्यूज़ दिख रहे हैं। वो अभी आपको बाद में पता चलेगा एग्जैक्ट व्यूज़। ये 37 तो क्या है, लाइव वाच वाले होंगे। 30 मिनट्स का देखा इन्होंने। अच्छा, ये वो इसका थंबनेल ये कुछ भी सब ऐसे ही चला है। थंबनेल तो बन जाएगा सर वो बाद में। लेकिन ये चालू तो हो ही नहीं रहा यार।
कहाँ दिख रहा है? क्या चीज़? जो 37 व्यूज़ है वो लाइव, वही उसकी लिंक से वो करो ना। ये है ना, ये है तो येलो वाला, येलो। लेकिन ऑन करो, कहाँ ऑन हो?